नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। 27 तारीख को पहले चरण के चुनाव होंगे। इसमें असम और बंगाल दो राज्यों के पहले चरण के लिए वोट पड़ेंगे। जहां तक बंगाल की बात है, वहां कुल 30 सीटें हैं। असम, वहां पे कुल 47 सीटें हैं। इन 47 और 3 सीटों पर ही वोट पड़ेंगे। इन सीटों के ऊपर किस पार्टी की क्या स्थिति है, वहां पर किसको बढ़त दिखाई पड़ रही है, कौन पार्टी जीत सकती है, कौन पार्टी नहीं जीत सकती है, इन्हीं मसलों पर करेंगे बातचीत। और हमारे साथ इन मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं कार्तिकेय बत्रा, जो इस वक्त हमारे साथ अमेरिका के से जुड़ रहे हैं। मेरीलैंड यूनिवर्सिटी में फिलहाल वहां पर अभी अध्ययनरत हैं। कार्तिकेय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो 30 सीटें हैं बंगाल की, ये 30 सीटें अगर आपसे मैं पूछूं तो इसमें किस पार्टी के लोगों को फिलहाल आज की तारीख में कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति मजबूत है? और 2016 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति दिखाई पड़ रही? आशुतोष सर, थैंक यू पहली बात तो बुलाने के लिए। हाँ। मैं आपको दो आंकड़े देता हूं, आप मुझे बताओ किसके आंकड़े हैं वो। 30 सीटें हैं। एक पार्टी इन 30 सीटों में से 27 सीटें 16 में जीती थी और एक पार्टी इन सीटों 30 में से 20 सीटें 19 में लीड कर रही थी। 19 में तो आप बताइए ये 27 और 20 कौन होंगे? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। 27 जो था वो तृणमूल का आंकड़ा था 16 में। इन 30 में से 27 सीटें तृणमूल जीती थी 2016 में। उस समय बाकी 3 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन था वो जीता था। 2019 में जो स्थिति थी वो पूरी पलट गई, क्योंकि इन 30 सीटों में से भाजपा 30 असेंबली सेगमेंट्स में लीड पे थी और केवल 10 सीटों पे तृणमूल लीड में थी। कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस किसी एक सीट में भी लीड पे नहीं था यहां पे। और यही कहानी हमें वोट शेयर भी बताते हैं कि जहां तृणमूल का वोट शेयर 16 में इन सीट्स में 50% से ऊपर था और कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस था उसका वोट शेयर तकरीबन 35% के थोड़ा सा ऊपर था, यही वोट शेयर 2019 में तृणमूल का भी घट जाता है और भाजपा का वोट शेयर लगभग 46% हो जाता है और तृणमूल का 42%। और जो भाजपा 16 में तकरीबन 8%, 8.5% वोट लाती है यहाँ पे, 19 में वो हश्र कांग्रेस और लेफ्ट का हो जाता है जो 8% भी पार नहीं कर पाता है इस इलाके में। तो एक तरीके से कहानी पूरी पलट जाती है 3 सालों के अंदर। बिल्कुल। ये कौन सा इलाका है? ये जो पश्चिम बंगाल का इस इलाके को जंगल महल का इलाका कहते हैं। ये वो इलाका है जो इधर झारखंड से जुड़ा हुआ इलाका कहते हैं। यहाँ पे एक जमाने में नक्सलवाद बहुत कुख्यात था और अचानक वहां पर भारतीय जनता पार्टी इतनी पावरफुल कैसे हो जाती है? तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसे जंगल महल का इलाका बोलते हैं। देखिए 5 जिले हैं आज जो जहां पे चुनाव हो रहे हैं या जहां भी कल होंगे रादर। तो इनमें 2 मिदनापुर, ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम। अब इनमें से ईस्ट मिदनापुर को तो जंगल महल में नहीं बोलते हैं, बट वेस्ट मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम ये जंगल महल डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आपने बोला SC/ST पॉपुलेशन काफी हाई है इन एरियाज में। और यहां पर जो एक स्टेट का ऑपरेशन है, जो उत्पीड़न है राज्य सरकारों का या जनरली सरकारों का, यहां पर देखा गया है। 2018 में पंचायत चुनाव हुए थे, तो जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, यहां पर माहौल अच्छा नहीं था उस समय। और काफी सारी जो वर्कर्स थे CPM कांग्रेस के, वो प्रोटेक्शन के लिए अपनी इन एरियाज में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, क्योंकि उनको लगा कि अब अगला ऑल्टरनेटिव शायद भाजपा है जी। और स्ट्रेंथ इस बात से भी मिलती है भाजपा को, क्योंकि जैसे कि आपने कहा ये झारखंड से सटे हुए इलाके हैं, तो यहाँ हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन भी थोड़ी बहुत है। ये इन एरियाज में रिलीजियस पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन इतनी अच्छे रेशियो में नहीं है। तो यहाँ पर जो भी है वो SC/ST को लेकर मुद्दे हैं। और जैसा कि आपको मैंने कहा, वैक्यूम था एक यहाँ पे जिसे भाजपा ने ऑक्यूपाई किया है। आपके कहने का मतलब यहाँ पे, लेकिन जो ये इलाका दिखाई पड़ रहा है उसमें मोस्टली SC/ST लोग हैं। जी
मुसलमानों की संख्या यहाँ कम है, लेकिन उसके बावजूद इतनी नहीं है, मतलब जितने, जैसे अगर हम जब बात करेंगे नॉर्थ बंगाल की कुछ जिलों में, मालदा, मुर्शिदाबाद, वहां 50% क्रॉस कर जाती है परसेंटेज वाइज। तो यहाँ पे परसेंटेज वही 10, 12, 15, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, पर कम। बट यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी का जो हिंदू वोट है वो कंसोलिडेटेड है। अगर ये कंसोलिडेशन क्यों है, किस लिए है? तो जो अम्ब्रेला है जिसके अंडर SC ST को कंसोलिडेट किया जा रहा है, तो भाजपा की बंगाल में एक ये स्ट्रैटेजी है कि जिन एरियाज में SC ST का अच्छा एक नंबर है, तो उन्हें अट्रैक्ट किया जाए टुवर्ड्स ये जो हिंदुत्व का अम्ब्रेला, और सक्सेसफुल भी रहे हैं उसमें, सक्सेसफुल भी रहे। अब आप देखिए, ममता बनर्जी जी भी इस बात को समझती हैं, तो उन्होंने 2020 में ही छत्रधर महतो, एक उसी इलाके से एक लीडर आते हैं, तो ये नक्सलाइट मूवमेंट से जुड़े हुए थे एक समय पर, और काफी साल जेल में बिताए, और ये जब पिछले साल छूटे, इसके बाद इनको TMC ने अपने पार्टी में ज्वाइन करवा लिया। तो ये उनके लिए, क्योंकि ममता बनर्जी समझती हैं कि इस इलाके में अपनी बढ़त को वापस हासिल करना, 2019 में जो इन्होंने जमीन वहां पे खो दी थी, ये बहुत जरूरी है अगर इनको बंगाल वापस जीतना है। और आशुतोष जी, उतना ही जरूरी भाजपा के लिए यहाँ पे अच्छा करना है। अभी हम जब चर्चा करेंगे तो ये बात निकल कर आएगी, ये दोनों इलाके वो इलाके हैं जो भाजपा को जीतने ही होंगे अगर उन्हें असम और बंगाल में अच्छा करना है। तो बंगाल में जंगल महल का इलाका भाजपा के 2 गढ़ों में से एक गढ़ है। एक गढ़ उनका नॉर्थ बंगाल है, और एक गढ़ 19 में, और एक गढ़ उनका 19 में जंगल महल का इलाका बना था। तो भाजपा को ये इलाका स्वीप करना ही होगा। अगर यहां पे हार गए भाजपा वाले, अगर भाजपा यहां पे अच्छा नहीं करती, तो जो बाकी इलाके हैं, वहां की डेमोग्राफी ऐसी है, वहां का वोट शेयर ऐसा है, वहां पे 19 में परफॉर्मेंस ऐसी थी ममता बनर्जी जी की कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए सरकार में। ये बात मैं जरूर मानता हूं कि भाजपा भी समझती है इस बात को। कार्तिक, एक चीज हमारे दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि 2016 के विधानसभा जब चुनाव हुए, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। और 27 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में जो 30 सीटें थी इस इलाके की, इन 30 सीटों में अगर उसको विधानसभा के सीटों के हिसाब से देखें तो 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल है। मतलब जीत, अगर विधानसभा का चुनाव होता तो 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आती। तो ये जो आंकड़ा था, 27 सीटों पर तृणमूल आगे थी, स्वीप किया था, 2019 के लोकसभा में बिल्कुल आंकड़े उलट जाते हैं। इसका कारण क्या, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए इसको। जैसे कि आपको मैंने कहा आशुतोष जी, बात वही है कि 16 और 19 के बीच 18 में पंचायत का चुनाव हुआ था। वो पंचायत के चुनाव में काफी जो ऐसे जो इलाके थे, जो ग्रामीण इलाके थे या SC ST इलाके थे, वहां पे वायलेंस एक तरीके से बहुत देखी गई थी। वासुदेव आचार्य एक लेफ्ट के लीडर हैं, वो जब इस इलाके में गए थे कैंपेनिंग के लिए, तो वो उतनी उम्र के, वो मेरे ख्याल 70-80 साल की उम्र के हैं, तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई थी। तो मेरे कहने का मतलब जो माहौल था वो बहुत ही आक्रामक था, और तृणमूल की जो ऑन फील्ड एक जो प्रेजेंस है उसके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी ऐसी लग रही है। जहां देखिए, वही बात है, मैं आंकड़े तो मैं जानता हूं, लेकिन जो ऑन फील्ड रिपोर्टिंग है, मैं भी अपनी रिपोर्टिंग और सोर्सेस से ले रहा हूं। तो जो एक नैरेटिव बन के आ रहा है इन इलाकों से, वो यही है कि ऑन फील्ड जो तृणमूल के एजेंट्स हैं, उनके खिलाफ तोलाबाजी, फॉर एग्जांपल जैसे कट मनी, आप शायद अच्छा समझा पाएंगे, तोलाबाजी को लेकर, और मसल पावर, मतलब जो उनका एक जमीनी स्तर पर जो जिसे गुंडागर्दी बोलेंगे एक तरीके से, उसको लेकर लोगों में मतलब खासी नाराजगी थी। और 18 के पंचायत चुनाव में शायद ये एक अलग ही लेवल पे, स्तर पे पहुंच गया था। तो उसके बाद लेफ्ट और कांग्रेस से वर्कर्स जो थे, वो प्रोटेक्शन के लिए काफी लोग तो बीजेपी में चले गए कि देखिए, एक अब कौन सा एक पार्टी है जो इस वैक्यूम को फिल करके हमें प्रोटेक्शन देगा तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के खिलाफ। बिल्कुल। क्या इन इलाकों में ममता बनर्जी उतनी पॉपुलर नहीं है जितने मोदी पॉपुलर है? आशुतोष जी, मुझे लगता है पूरे बंगाल में ममता बनर्जी जी की पॉपुलैरिटी में इतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ऑन फील्ड एंटी इनकम्बेंसी है, कि जो वर्कर है ऑन फील्ड तृणमूल का, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, या जो लोकल MLA होगा। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी जी के खिलाफ पर से कोई एंटी इनकम्बेंसी। पर आप ये मानिए ना कि ऐसे इलाके जहां पर राज्य का उत्पीड़न है, तो ऐसे इलाके तो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं।
तो अभी उनको जो अल्टरनेटिव लग रहा है वो बीजेपी लग रही है। जैसा कि आपने कहा, एक समय पर यहाँ पे लेफ्ट अच्छा करती थी, तो लेफ्ट जब निकली तो तृणमूल ने यहाँ पर आके जमा लिया, अपना गढ़ बना लिया। तो बात वही है कि ऐसे एरियाज में ऑल्टरनेटिव्स की तलाश है। तो ये था पश्चिम बंगाल। पहले पहले चरण के चुनाव 30 सीटों पर होंगे। जंगलमहल का इलाका है, ये वो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बेहतर करना पड़ेगा अगर उसे पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को हराना है। और अगर जंगलमहल के इलाके में वो अगर कमजोर दिखे तो फिर ममता बनर्जी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो पोलिंग होगी, इस पोलिंग में उसको अपने वर्कर्स को निकालना पड़ेगा, अपने समर्थकों को निकालना पड़ेगा, और जो तृणमूल कांग्रेस की जो मसल पावर है उसका भी सामना करना पड़ेगा। अगर इसमें चूके तो फिर उनके लिए दिक्कत पैदा होने वाली। अब जरा असम की तरफ हम लोग चलते हैं। असम में भी 47 सीटों के ऊपर वहां पे पोलिंग होगी और पहले चरण के चुनाव है। असम में जैसा आपको मालूम है कि 3 चरणों के अंदर वोटिंग होने वाली। पहला चरण, ये जो 47 सीटें हैं ये किस इलाके में है, और इन इलाकों के अंदर 2016 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस, इनके गठबंधन की स्थिति क्या थी। अपने दर्शकों में यह भी बता दूं कि दरअसल 2016 पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां पे सत्ता में आई है, तो इस बार उसको अपने अपने टर्फ को बचाना, यानी उसको अपनी सरकार को बचाना है। अगर उसको चुनाव में जीत हासिल करनी है तो इस इलाके में उसको बहुत बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। कार्तिक, जरा ये बताइए कि 2016 में क्या थी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, कांग्रेस की क्या स्थिति थी, और जो उनके गठबंधन के साथी थे उनकी क्या स्थिति थी। आपने मेरी पंचलाइन ले ली आशुतोष जी, की पंचलाइन ये थी कि इस इलाके में बीजेपी को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और उन्होंने पिछली बार किया भी था। एक जमाने में ये इलाका कांग्रेस के लिए एक अच्छा इलाका माना जाता था जब तरुण गोगोई चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। जो इलाका इस बार पहले चरण में जा रहा है पोलिंग को, उसे हम अपर असम बोलते हैं। तो मेरे ख्याल मुकेश जी फील्ड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो कुछ चाय बागानों में भी गए थे। तो जितने भी टी गार्डन्स का एरिया आता है वो सारा का सारा लगभग अपर असम में आता है। कुछ एक आध एरिया सेंट्रल और नॉर्थ असम के भी हैं इसमें, पर मेजॉरिटी एरिया जो है वो अपर असम का है। अपर असम वो इलाका है आशुतोष जी जहां पर जो असमीज आइडेंटिटी है, जो असमीज अस्मिता है, उसको लेकर बहुत सेंसिटिविटी है। तो जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट थे वो लगभग सारे के सारे वहीं केंद्रित थे, क्योंकि असम का जो मूवमेंट है कि हम लोग अपनी असमीज आइडेंटिटी को मेंटेन करेंगे, तो जो एथनिक असमीज पॉपुलेशन है वो अपर असम में काफी हद तक केंद्रित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 47 सीटों में 2016 में एनडीए में मैं उसमें 3 पार्टी थी, लेकिन जो एक पार्टी है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, उनका कोई अस्तित्व नहीं है इस इलाके में। तो भाजपा और एजीपी ने मिलाकर 35 सीटें जीती। कांग्रेस 9, अजमल साहब की एआईयूडीएफ 2, और कांग्रेस और एआईयूडीएफ अब साथ में आ गए हैं, और 1 सीट इंडिपेंडेंट हो गई थी। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ये रहेगा आशुतोष जी कि अजमल साहब और कांग्रेस साथ तो आ गए हैं, लेकिन अजमल साहब का कांग्रेस से मिलने का अगर कहीं नुकसान होगा तो कांग्रेस को यहां पर काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अजमल साहब की जो एक छवि है बंगाली स्पीकिंग माइनॉरिटी लीडर की, वो शायद यहां पर कांग्रेस को नुकसान दे सकती है। तो इसलिए यहां पर अच्छा एक कैंपेन करने की कोशिश की जा रही थी। प्रियंका गांधी भी गई थी और मुद्दे उठाए जा रहे थे, मिनिमम वेज को लेकर, टी वर्कर्स के वेजेस को लेकर, ये सब ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे थे। 2019 में जो स्थिति थी तो वो भाजपा के लिए और बेहतर हो जाती है, क्योंकि पहली बात तो इस इलाके में एआईयूडीएफ चुनाव नहीं लड़ती 19 में। कांग्रेस और भाजपा टक्कर में है आपस में, मतलब भाजपा प्लस एजीपी। तो 39 और 8, 39 और 8, पहले जो 35 और 9 था अब 39 और 8 हो जाता है। और वोट शेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो 16 में जो यूपीए का वोट शेयर 36% था, वो 19 में 40 हो जाता है, तो बढ़ जाता है। लेकिन भाजपा का जो 45 था 16 में, वो 19 में 54 हो जाता है, तो वो ज्यादा अच्छा करते हैं। अब इस इलाके में कुछ इंटरेस्टिंग सीट्स भी हैं। आज जो कल जो चुनाव होंगे उनमें कुछ इंटरेस्टिंग सीट्स भी जाएंगी, जिससे पता चलेगा कि इन बड़े लीडर्स का क्या होता है। तो अखिल गोगोई, जिनके बारे में हम बहुत सुन रहे हैं, लुरिनज्योति गोगोई, जिनके बारे में, ये 2 नई पार्टीज के फाउंडर्स हैं, 2 नई पार्टीज जो अपर असम में एंटी सीए मूवमेंट से निकली हैं। सर्बानंद सोनोवाल, उनकी खुद की सीट पहले चरण में चुनाव को जा रही है, जो मुख्यमंत्री हैं। रिपुन बोरा,
जो कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष हैं अभी, उनकी सीट भी अभी चुनाव पे इसी इसी फेज में जा रही है। और बहुत इंटरेस्टिंग आशुतोष जी, गौरव गोगोई का जो इलाका है, जो कालियाबोर सीट है जी, उसके भी काफी सारे जो हिस्से हैं वो इस बार पहले चरण में ही चुनाव में जा रहे हैं। बिल्कुल। दर्शकों को बता दें कि जो अभी कार्तिकेय ने बताया, कार्तिकेय के हिसाब से 2016 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब इस इलाकों में, मतलब ये जो जहां पहले चरण की पोलिंग हो रही है, उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को 47 में से 27 सीटें मिली थी और असम गण परिषद को 8 सीट मिली थी, यानी गठबंधन को 47 में से 35 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 9 सीट मिली थी। यानी आप यहां देख सकते हैं कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो 35 सीटों को अगर बरकरार रखती है तो उसकी सरकार बनना एक तरीके से आप तय मान सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जब 2019 का हुआ उस वक्त बीजेपी ने अपनी स्थिति को और बेहतर किया, यानी 39 ऐसी सीटें थी विधानसभा की जहां पे उसको बढ़त मिली थी। अगर विधानसभा का चुनाव होता तो 39 सीटों पर जीते, और भारतीय जनता पार्टी को 34 सीटें मिली थी, असम गण परिषद को 5 सीट मिली थी और कांग्रेस को 8 सीट मिली थी, का मतलब विधानसभा क्षेत्रों में उनको बढ़त हासिल थी, मिल जाती अगर विधानसभा का चुनाव होता। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये वो इलाका है जिसको असम का अपर असम कहते हैं। इन इलाकों के अंतर्गत जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसा आपने कहा एंटी-सीएए प्रोटेस्ट, वो जी, बहुत ज्यादा तेज था। तो एंटी-सीएए प्रोटेस्ट की वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो सकता है या इसका कुछ असर है उस इलाके में? नहीं। वही बात है आशुतोष जी, फील्ड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं हमको हम्म, कि एंटी सीए की जो एक हवा थी वो शायद थोड़ी ठंडी पड़ गई है, ऐसा लग रहा है। हम्म, और एनडीए भी जो कैंपेनिंग अभी कर रहा है उस इलाके में, वो सीए के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा, वहां पे का बोलते हैं इसको, हम्म, असम में का, हम्म, हम्म, हम का नहीं लगने देंगे, हम का लगने देंगे, ऐसे बात कर रहे हैं। हम्म, तो अभी सोनोवाल जी भी बात कर रहे हैं, हमने टॉयलेट बनवाया, हमने आपको धनराशि दी, हमने सड़क बनवाई। तो वो मुद्दे अब चल रहे हैं अपर असम में। हम्म, ये समझने की बात होगी कि हम क्यों बोल रहे हैं कि अपर असम में असमीज अस्मिता का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म, क्योंकि जो बाकी हिस्से हैं असम के, बराक वैली, हम्म, लोअर असम, यहां पर अजमल जी और कांग्रेस का जो एक टाई अप है वो शायद अच्छा करेगा, क्योंकि वहां पर बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन अच्छी मात्रा में है। हम्म, यहां पर वो सिचुएशन नहीं है। हम्म, यहां पर आप जो एथनिक असमीज के बीच में जाकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म, तो सीए को लेकर जो भाजपा के, अच्छा ये भी आपके दर्शकों को समझना होगा कि भाजपा के जो समर्थक हैं या जो अपर असम के लोग हैं, उनको उनके मन में एनआरसी को लेकर इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, हम्म, लेकिन सीए को लेकर प्रॉब्लम है। हम्म, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एनआरसी वो एक तरीके से टूल है जिसके जरिए उनको लगता है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको हम छांट कर उनको हम डिपोर्ट कर सकते हम्म, हैं। लेकिन सीए में क्या आता है? सीए में परमिशन है कि जो हिंदू हैं, हम्म, बंगाली हिंदू होंगे, हम्म, उनको तो आप कम से कम असम का सिटीजन बना सकते हैं। हम्म, तो अब एक जो असमीज आइडेंटिटी का एडवोकेट है, हम्म, उसके लिए बंगाली हिंदू और बंगाली मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है। हम्म, उनके लिए जो भी बंगाली हैं, जो असमीज कल्चर को डाइल्यूट कर रहे हैं, हम्म, वो एक प्रॉब्लम है। हम्म। तो इस वजह से सीए के खिलाफ एक आंदोलन था अपर असम। जी। कार्तिकेय, ये जो दो नई पॉलिटिकल पार्टी इस बार आई है, एक तो अखिल गोगोई की पार्टी, दूसरी लुरिन ज्योति गोगोई की पार्टी, तो इन दोनों पार्टियों के बारे में कहा जाता था कि इन दोनों ने एंटी-सीए प्रोटेस्ट को लीड किया था। क्या जी, इनका असर इस इलाके में है? क्या इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? आशुतोष जी देखिए, असर है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। जो जो मेन लीडर्स हैं उनके, वो तो अच्छा कंटेस्ट करेंगे ही। हम्म, नुकसान किसको होगा? हम्म, मेरे हिसाब से अगर नुकसान होगा तो नुकसान तो यूपीए को होगा, हम्म, क्योंकि एंटी सीए वोट जो है हम्म, वो बीजेपी के खिलाफ अगर इनको नहीं जाता तो कहां जाता? हम्म, वो कांग्रेस या एआईयूडीएफ को जाता। हम्म, पर अगर ये लोग वोट काटेंगे वो वाला, तो ये नुकसान एक्चुअली यूपीए गठबंधन को ज्यादा होगा अगर हम्म, होगा तो। हम्म, हम्म, हम्म। पर इनका इंपैक्ट क्या होगा अपने लीडर्स की सीट्स के बाहर, ये देखने की बात होगी। इसमें कुछ ज्यादा बोला नहीं जा सकता। तो बिल्कुल, तो कार्तिकेय ने जैसा आपको बताया कि ये पहले चरण के चुनाव हैं। पहले चरण में असम में 47 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं, बंगाल में 30 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं, बंगाल में 8 फेजेस में चुनाव हो रहे हैं, असम में 3 फेजेस में चुनाव हो रहे हैं। और ये वो इलाके हैं जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में खासतौर पर
बंगाल में लोकसभा के चुनाव में जंगल महल के इलाके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और असम में 2016 के विधानसभा चुनाव में एक तरीके से इस इलाके को स्वीप किया था। यानी अगर बीजेपी को अपने गढ़ को बचाना है और बंगाल में अगर सत्ता में आना है और असम में अपनी सरकार को दोबारा लेके आना है तो इन इलाकों में उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर यहां पर चूक गए तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल आने वाली। कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।